आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एस्केप रूम मूवी। इस मूवी में हम 6 लोगों को देखेंगे जो एक कमरे से बचकर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो कमरा एक एक करके सबको मार रहा होता है। देखते हैं इस रूम से कितने लोग बाहर बच पाते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कमरे की छत से नीचे गिरता है। तभी उस कमरे की दीवारें खिसकना स्टार्ट हो जाती है। उस लड़के को कमरे में रखी हुई चीजों से क्लू ढूंढकर सामने के दरवाजे के कोड को खोलना होता है। अगर वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाता तो उन दीवारों के बीच दबकर उसकी मौत हो जाएगी। वो कोशिश करता है पर क्लू नहीं मिलने के कारण मारा जाता है। अब हमें 3 दिन पहले एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि शिकागो में पढ़ रही होती है। वो काफी होशियार होती है पर अपनी बात आगे रखने में झिझकती है, इसलिए उसके प्रोफेसर उसे एडवाइस देते हैं कि तुम वो करो जिसे करने से तुम्हें डर लगता है। अब अगले सीन में हम एक स्टॉक मार्केट के एडवाइज़र को देखते हैं जिसका नाम जेसन होता है। अब हम शॉप में एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैन होता है। वो अपने लाइफ से परेशान होता है, उसे पैसों की ज़रूरत होती है। अब हम फिर से जेसन को देखते हैं जिसे उसके क्लाइंट की तरफ से एक ब्लैक बॉक्स मिलता है, पर वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और उसे वहाँ रखकर चला जाता है। और वैसा ही बॉक्स जोई और बैन को भी मिलता है। अब जेसन वापस आता है और जानने की कोशिश करता है कि इस बॉक्स के अंदर आखिर है क्या। अब वो तीनों उस बॉक्स को अपने अपने तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं और फाइनली वो सभी इस बॉक्स को खोल लेते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक कार्ड होता है जिसमें एक वेबसाइट और जीतने वाले को $1000 मिलेगा ये लिखा होता है। अब वो सभी उस वेबसाइट में बताए गए एड्रेस पर जाते हैं। यहाँ पर 3 लोग और होते हैं जिनमें से लड़की का नाम एमेंडा और ओल्ड मैन का नाम माइक होता है और एक चश्मिश लड़का होता है जिसका नाम डैनी होता है। अब एमेंडा इस कमरे में बनी एक काउंटर के पास जाकर पूछती है कि ये सब कब स्टार्ट होगा, और सामने से रिप्लाई आता है आप बैठ जाइए, आपको जल्द बताया जाएगा। अब वो सभी बात करने लगते हैं। तभी बैन सिगरेट पीने के लिए कमरे से बाहर जाने की लगता है, पर जैसे ही वो दरवाजे का हैंडल पकड़ता है वो टूट जाता है। वहाँ पर एक लॉक होता है जिसे खोलने के लिए उन्हें उसका कोड खोजना था। अब वो सभी कोड ढूंढने लगते हैं। जोई को एक बुक कवर में 451 नंबर दिखता है। वो 451 कोड डालती है पर इससे दरवाज़ा नहीं खुलता, बल्कि उस कमरे के ऊपर हीटर ऑन हो जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है। उन्हें अभी भी लग रहा होता है कि ये सब डराने के लिए है। अब वो सभी उस काउंटर पर बैठी लेडी से मदद मांगते हैं, पर वो सामने से वही बात बोलती है जो उसने पहले बोली थी। तभी उन्हें उस काउंटर के सामने लगी एक कांच पर एक लॉक दिखता है। अब वो सभी उस ताले की चाबी ढूंढने लगते हैं। तभी बैन बाहर जाने वाले दरवाजे को तोड़ने के लिए वहां पर रखी फायर एक्सटिंग्विशर को उठाता है, पर वो नकली होती है और बैन के उसके निकालने से एक और साइड की हीटर ऑन हो जाती है। तभी जोई को उस एक्सटिंग्विशर से एक चाबी मिलती है और वो उस कांच वाले काउंटर को खोलती है, पर उस कांच के अंदर कोई लेडी नहीं होती बल्कि एक रोबो पुतला होता है। तभी उस पुतले के पास रखे फोन पर कॉल आता है जिसे जेसन उठाता है। उस फोन में एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है जिसमें बोला जाता है कि सभी रूल्स का पालन करें, और जेसन जैसे ही फोन रखता है कमरे की सारी खिड़कियां बंद होने लगती है और गर्मी भी बढ़ने लगती है। तभी जोई को दीवार पर कुछ लिखा दिखता है जिसमें लिखा था हमेशा कोस्टर का यूज़ करना चाहिए, और जोई टेबल पर कोस्टर को प्रेस करती है जिससे दूसरे कमरे में जाने के लिए एक रास्ते का थोड़ा सा हिस्सा खुलता है। क्योंकि इस टेबल पर 4 कोस्टर्स थे, इसलिए 4 लोगों को इस कोस्टर को प्रेस करना होता है, इसलिए बाकी 4 भी इस कोस्टर को प्रेस करते हैं जिससे वो दरवाज़ा पूरा खुल जाता है और जेसन उसके अंदर जाता है और बताता है कि इसकी मदद से हम दूसरे कमरे में जा सकते हैं, और माइक भी चला जाता है। और इसके बाद मेंढा जाती है और उसके कोस्टर को बैन प्रेस करके रखता है ताकि वो दरवाजा बंद ना हो जाए। तभी बैन बोलता है कि अगर हम ऐसे ही चले जाएंगे तो कोस्टर को पकड़ने के लिए कोई नहीं बचेगा। तब जोई को आइडिया आता है कि ग्लास में पानी भरकर कोस्टर के ऊपर रखने से ये दरवाजा खुला रहेगा। अब वो 3 ग्लास में पानी भरकर तो रख देते हैं, पर चौथे ग्लास के लिए पानी नहीं होता। तभी बहन को याद आता है कि उसके पास शराब की बोतल है और वो अब उस शराब को ग्लास में भरता है जिससे वो दरवाजा खुला रहता है और वो सभी दूसरे कमरे में चले जाते हैं। तभी पिछले कमरे में ब्लास्ट हो जाता है। अब इन सभी को लगने लगता है कि ये कोई गेम नहीं है, अगर वो गलती करते हैं तो उससे उनकी जान भी जा सकती है। अब उन्हें इस कमरे से बाहर जाने के लिए
इस कमरे के दरवाजे को खोलना था, पर इस दरवाजे पर 2 लॉक होते हैं, जिनमें से एक पर ताला होता है और दूसरे को खोलने के लिए से एक 7 लेटर का वर्ड चाहिए होता है। जेसन को ताले का चाबी तो मिल जाता है और वो सभी 7 लेटर वाले वर्ड को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो 7 लेटर वाला वर्ड मिल जाता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। अब वो सभी एक नए कमरे में घुसते हैं जहाँ बहुत ठंडी होती है। उन सभी कमरों में कैमरे लगे होते हैं, जिससे उन्हें कोई देख रहा था शायद। तभी उस कमरे में और ठंडी हवाएं आने स्टार्ट हो जाती है और वो पीछे वाले कमरे में जाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले ही वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तभी वो चश्मिश डैनी बोलता है कि हमें क्लू ढूंढना होगा, तभी हम इस कमरे से निकल सकते हैं। और वो सभी क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी एमेंडा को एक जैकेट मिलता है और एमेंडा वो जैकेट कैमरे को दिखाकर बोलती है कि तुम हम लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हो, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। हम उस जैकेट को आपस में शेयर करेंगे। और वो जैकेट जोई को दे देती है। तभी जेसन को एक दरवाज़ा मिलता है जिसके लिए चाबी ढूंढनी होगी। तभी बैन को एक फिशिंग होल नज़र आता है। माइक को एक फिशिंग रॉड मिलती है। तभी जोई को उस जैकेट के अंदर से एक कंपास मिलता है। वो उस कंपास को फॉलो करती जाती है और उसे एक डमी बेयर मिलता है, जिसके मुंह में हाथ डालने से जोई को एक मैग्नेट मिलता है। अब जोई उस मैग्नेट को उस फिशिंग रॉड से बांधकर नीचे गिराती है। उस मैग्नेट से कुछ चिपकने की आवाज़ आती है। उसे बाहर निकालने पर वो एक आइस का क्यूब होता है, जिसके अंदर एक चाबी होती है। तभी अचानक वो चश्मिश डैनी बर्फ के टूटने से पानी के अंदर गिर जाता है। उस नीचे के पानी का बहाव तेज होने के कारण वो सभी डैनी को नहीं बचा पाते और डैनी मारा जाता है। अब उन सभी को कमरे से जल्दी बाहर जाने के लिए उस चाबी को बाहर निकालना होगा जो उस आइस क्यूब में है। तभी जेसन बोलता है कि हम उसे अपनी हाथ की गर्मी से पिघला सकते हैं और ऐसा करके उन्हें चाबी मिल जाती है और वो दूसरा कमरे में जाते हैं जिसे अपसाइड डाउन बनाया गया था। तभी उस कमरे में रखा एक टेलीफोन बजता है, जिसे उठाने पर एक बेसुरा गाना प्ले होने लगता है जो कानों में चुभ रहा होता है। तभी जेसन को एक दरवाजा दिखता है जिस पर कोई हैंडल नहीं होता। अब उन्हें एक हैंडल ढूंढना पड़ेगा। अब कमरे का फ्लोर नीचे गिरने लगता है, इसलिए उन्हें दीवारों और उन सामानों पर चढ़ना पड़ता है। अब एमेंडा को एक तिजोरी मिलती है जिसे खोलने के लिए उसका पासवर्ड पता लगाना था। अब वो सभी उस पासवर्ड को ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक पासवर्ड मिलता है, पर उस पासवर्ड को डालते ही उस कमरे की कई चीजें नीचे गिरने लगती है। मतलब ये पासवर्ड गलत था। तभी जोई बताती है कि अगर कमरा उल्टा है तो पासवर्ड भी जरूर उल्टा होगा और उल्टा पासवर्ड ट्राई करने पर वो केस खुल जाता है। उस केस के अंदर एक 8 नंबर का पूल बॉल होता है। अब उस पूल बॉल को पूल में उसकी जगह पर लगाना था। ऐसा करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि वो पूल ऊपर की ओर थी। तभी एमेंडा के हाथ से वो बॉल नीचे थोड़ी सी बची हुई फ्लोर में गिर जाती है, जिसे लेने के लिए वो भी नीचे कूद जाती है। तभी उस कमरे की फोन बजती है और एमेंडा जिस फ्लोर पर है वो फ्लोर गिरने ही वाला होता है। तभी एमेंडा वो बॉल फेंक कर जेसन को देती है और खुद नीचे गिर जाती है। अब उन्हें पता चलता है कि उस पूल बॉल को पूल पे नहीं बल्कि उस दरवाजे के हैंडल की जगह लगाना था। अब वो दरवाजा खोलकर दूसरे कमरे में जाते हैं। अब सिर्फ 4 लोग बचे होते हैं। ये कमरा किसी हॉस्पिटल की बेड के जैसे लग रहा था। उस सभी के बारे में वहाँ पर फाइल होती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे वो लोग उनके साथ हुए हादसे में अकेले बचे। मतलब उनको इनके बारे में सारी बातें पता होती है। तभी टीवी पर एक टाइमर ऑन होता है और वो सभी क्लू ढूंढने लगते हैं, पर जोई बोलती है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो उनके मुताबिक नहीं करना चाहिए। और ऐसा बोलकर जोई उस कमरे के सारे कैमरे को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी माइक को हथेलियों के एक्सरे मिलता है, जिसे देखकर बैन बताता है कि ये एक साइन लैंग्वेज है, इसका मतलब ईकेजी है। और जेसन को वो ईकेजी मशीन मिल जाती है और उस टाइमर वाले टीवी पर बोला जा रहा था कि अपनी लिमिट पुश करो, इसलिए वो ईकेजी मशीन को माइक पर लगाता है और अपनी हार्ट रेट बढ़ाने को बोलता है। पर माइक अपनी हार्ट रेट उतनी नहीं बढ़ा पाता, इसलिए जेसन उसे शॉक देता है जिससे माइक का हार्ट रेट बढ़ जाता है। पर वो ईकेजी मशीन में सक्सेसफुली नहीं बता रहा था और जेसन के शॉक देने के कारण माइक मारा जाता है। तभी जेसन को पता चलता है कि उसे बढ़ी हुई हार्ट रेट नहीं बल्कि कम हार्ट रेट चाहिए, इसलिए जेसन वो ईकेजी मशीन अपने पर लगाता है और अपनी हार्ट बीट कम करता है, जिससे इस ईकेजी मशीन पर सक्सेसफुली लिखा आता है, जिससे एक नया दरवाज़ा खुलता है। अब जेसन और बैन उस दरवाजे से दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर टीवी पे रखा टाइमर का टाइम खत्म हो जाता है और उस कमरे में जहरीली गैस आना स्टार्ट हो जाती है। बैन जोई से बोलता है कि चलो
पर जोई बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं उनके मुताबिक नहीं खेलूंगी, और जोई की दम घुटने से मौत हो जाती है। अब बेन और जेसन को इस कमरे से भी निकलने के लिए क्लू ढूंढना होता है। तभी बेन को एक हैंडल दिखता है जिसे वो दोनों मिलकर खोलते हैं, पर उस हैंडल में कुछ लगा होता है जैसे कोई नशीली चीज, जिसे छूने से उन दोनों के दिमाग काम करना बंद कर देता है और उन्हें भ्रम होना स्टार्ट हो जाता है। तभी जेसन को उस हैंडल के पीछे कुछ लिखा हुआ नजर आता है, जिसमें लिखा होता है या तो भाग जाओ या कमरे में छुपे हुए एंटीडोट को ढूंढो। और वो दोनों एंटीडोट को ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को एक एंटीडोट मिलता है, पर उस एक एंटीडोट के लिए दोनों लड़ने लगते हैं और बेन जेसन को मारकर एंटीडोट लगा लेता है और उस होल के थ्रू एक नए कमरे में गिरता है। कहानी की शुरुआत में हमने जिस लड़के को देखा था वो यही था, पर वो यहाँ पर कुचला नहीं जाता क्योंकि वो एक आग लगाने वाली जगह पर घुसकर बच जाता है। अगले सीन में हम जोई को देखते हैं जिसकी बॉडी साफ करने के लिए कुछ लोग आते हैं। वो उसे ले जाने ही वाले होते हैं कि जोई उन दोनों को मारकर बेहोश कर देती है और उनकी गन लेकर आगे जाने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि जोई जहरीली गैस से मरी क्यों नहीं, क्योंकि उस कमरे में एक ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिसके थ्रू वो सांस ले पा रही थी। अब हम फिर से बेन को देखते हैं। अब बेन उस गेम को चलाने वाले कमरे में चला जाता है। वहाँ पर उसे इस गेम का मास्टरमाइंड नजर आता है जो बेन को बताता है कि इंसानों को हमेशा से मौत का खेल देखने में बड़ा मजा आता है, पर आज के टाइम पे लोग सेफ रहना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसे एस्केप रूम बनाते हैं। हमारे क्लाइंट्स बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ये सब देखना चाहते हैं। तब बेन बोलता है कि अब मैं गेम जीत चुका हूँ तो क्या मैं जाऊँ? तब मास्टरमाइंड बोलता है, क्या रेस में जीतने के बाद घोड़े को इनाम मिलता है? नहीं। और ये बोलकर वो मास्टरमाइंड बेन को मारने लगता है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है और अपनी गन से मास्टरमाइंड को मार देती है। अब जोई और बेन उस बिल्डिंग से निकलकर हॉस्पिटल जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि वहाँ उस बिल्डिंग में उनके साथ क्या क्या हुआ। पर उस पुलिस के साथ बिल्डिंग में जाकर देखने पर वहाँ पर कुछ नहीं होता और पूरी बिल्डिंग खाली होती है। और पुलिस को बेन की बॉडी से 3 तरह के ड्रग्स मिले होते हैं, इसलिए पुलिस को इनकी बातों पर यकीन नहीं होता। अब हम 6 महीने बाद देखते हैं जहाँ जोई और बेन मिलते हैं। बेन अपने काम पे लगा होता है, पर जोई उस सब को नहीं भूल पा रही थी जो उसके साथ हुआ था। और जोई बेन को कुछ आर्टिकल दिखाती है जिसमें लिखा होता है कि कैसे लोग अभी भी मर रहे हैं। जोई बेन को बताती है कि एस्केप रूम अभी भी बनाया जा रहा है और लोग इससे में जाकर मारे जा रहे हैं। हमें इसके मास्टरमाइंड का पता लगाना होगा ताकि हम उसे रोक सकें। पर बेन अपनी ज़िंदगी से खुश था। अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।